चलो, बहुत दिन के बाद आज घर से आया सब कोई। सब क्लास तो भुला गया होगा। हाँ, चलो हम लोग पढ़ रहे थे ओप्स और गायनी। ओप्स और गायनी, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि ओप्स में किसको डील किया जाता है। ओप्स में हम लोग डील करते हैं प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ के बाद की प्रक्रिया, उसका देखभाल केयर करने के लिए किसमें हम डील करते हैं, ओप्स में। इसी में डील करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या है, फीटल का मूवमेंट, फीटल का सारा कुछ इसी में देखते हैं। फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर, तीनों इसी में ना देखे थे ओप्स में। और गायनी में क्या देखे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें देखे थे। इसके बाद आया था कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि सच में महिला प्रेग्नेंट है या गर्भवती है। तो पहला सिम्टम्स क्या था, एमिनोरिया। पहला था सिम्टम्स एमिनोरिया, जिसमें मासिक चक्र मेंस्ट्रुएशन पीरियड रुक जाता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड कितना दिन का था, 28 दिन का, टोटल 28 दिन का। जिसमें जिसको यदि रुक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज या एमिनोरिया जिसको कह रहे थे हम लोग मेडिकल अपना भाषा में। उसके बाद था मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जा रहा था। और क्या, हाँ देखो, एनेस्थीसिया, जिसको आम भाषा में, रामायण के भाषा में चलते आ रहा है, जिसको कहते हैं मूर्छित करना। नहीं आता था रामायण में, कहता था कि मार कर मूर्छित कर दिया, यानी कि बेहोश कर दिया। इसका मतलब होता है बेहोश करना। यह एक मेथड है, न कि मेडिकल साइंस का भाग है, नॉट अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज कॉल्ड मेथड। यह एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता था कि प्रिवेंट पेन एंड सेंसेशन ड्यूरिंग सर्जरी। जब इंसान को दर्द होता था और बड़े बड़े सर्जरी के लिए इसका उपयोग, मेजर सर्जरी और माइनर सर्जरी दोनों में इसका उपयोग होता था। किसका, एनेस्थीसिया का। पहला पॉइंट है प्रिवेंट पेन एंड दूसरा सेंसेशन ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद था, तो अब जब एनेस्थीसिया होता था तो वर्क कैसे करता था। बात तो ये है कि छोटा छोटा चोट लगता था तो इतना दर्द करता था, और जब एनेस्थीसिया होता है, सुई पड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो पेन कहाँ चल जाता है। आखिर कोई प्रोसेस तो होगा ना कि पेन कैसे खत्म हो जा रहा है भाई। तो जिसका सबसे फर्क का कारण था ब्लॉकिंग नर्व सिग्नल। जितना भी बॉडी में नर्व है, सबको जहां का जरूरत हो, अगर मेजर है तो मेजर और माइनर है तो माइनर, तो उस एरिया को सिग्नल ही देना बंद कर देता है। क्योंकि सिग्नल देगा तब ना, कोई चुट्टी काटा तो कैसे पता चलता है, सिग्नल गया ऊपर तो पता करेगा कि चुट्टी काट दिया है। तो सारा चीज को क्या करता था, ब्लॉक कर देता था। किसमें, इन बॉडी में जितना भी जिस एरिया का हो रहा है उस एरिया का सेंसेशन बंद कर देता था और सिग्नल जाना बंद। नहीं, जेम्बर ऑन होता है तो मोबाइल का सिग्नल बंद हो जाता है, पता है ना। इकरा में भी वही है। उसके बाद था इंश्योरिंग द पेशेंट डज नॉट फील पेन ऑल्सो बाय अनकॉन्शियस। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ऑपरेशन हुआ, सी सेक्शन हुआ, तो ऑपरेशन होने के बाद कभी कभी नहीं होता है कि महिला बेहोश रहती है, फिर भी उसको दर्द का एहसास होता है कि ना। कभी ऐसा भी होता है कि वो नींद में बड़बड़ा, जो बोलना है बड़बड़ाते रहती है, कुछ भी बोलते रहती है, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये पता चलता है किससे,
एनेस्थीसिया जब देता है तो फील पेन एंड आल्सो अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मन ही होता है कि पेशेंट को कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया था ना, इसमें पता चल रहा था। इससे स्पाइनल वाला था तो उसको सब कुछ हो रहा था लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था। उसके बाद है इसका इतिहास। एनेस्थीसिया समझ गया, यह एक क्या है, मेथड है जो क्या करता है, नर्व को ब्लॉक कर देता है और कोई भी दर्द, पेन, पीड़ा, दुख, तकलीफ कुछ नहीं होता है। तब कोई पूछेगा कि एनेस्थीसिया का विकास कैसे हुआ। मॉडर्न जैसे देखा था क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रोजन ऑक्साइड सुंघा के नहीं कर रहे थे, पहले हो रहा था, लेकिन अब तो डायरेक्ट एक से एक आ गया, लिग्नोकाइन आ गया, बहुत सारा आ गया जो सीधा वेन में इंजेक्ट करके सारा काम प्रोसेस पूरा। लेकिन 18 सेंचुरी में डिस्कवर ऑफ गैस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको कहते हैं लाफिंग गैस, नहीं कहते हैं लाफिंग गैस सुंघा के, N2O जिसका सूत्र है, जिसका खोज कौन किया था, जोसेफ प्रिस्टली। कब, 1772। 18 सेंचुरी या मानिए एक अति पीछे, एक पीछे, यानी 18 है तो 17 ऐसी ना होता है, एक पीछे 18 सेंचुरी। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए हम्फ्री डेवी, जो 1799 में क्या किए, सजेस्ट किए पेन रिलीफिंग प्रॉपर्टी। जो मान लो जैसे किसी भी चीज का प्रॉपर्टी नहीं होता है, उसका गुण, दोष, धर्म सब कुछ होता है ना, तो मान लो चलो उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हुआ। हॉरेंस वेल एक वैज्ञानिक है, जो भी हो, जिसका नाम क्या है, हॉरेंस वेल, या एक डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट किसको कहते हैं, दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। सबसे पहले एनेस्थीसिया का उपयोग उसी चीज में हुआ था, दांते वाला में, तब बाद में सब कुछ होने लगा। तो जिसका नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करके टूथ इरेक्शन, जैसे एक के दांत पर 2 दांत जम जाता है कि नहीं, जिसको गांव में क्या कहते हैं, कुकुर दांत कहते हैं, एक के दांत पर 2 दांत। तो उस समय ये जो डॉक्टर थे, डेंटिस्ट डॉक्टर थे, क्या किए थे, इरेक्शन किए थे, टूथ का इरेक्शन किए थे, दांत का कबाड़ दिए थे। एक ऊपर 2 दांत था, उसको क्या किए, कबाड़ दिए थे उस समय। कब, 18th सेंचुरी में। उसके बाद 18th सेंचुरी 18 है तब ना, 1844 ईस्वी में 19th सेंचुरी हुआ ना, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी। उसके बाद 1846 ईस्वी में किसका खोज हुआ, ईथर। देखो ईथर भी है तो सुंघा के, कभी कभी जब इस समय खोज हुआ था ईथर का, तो डोज का पता नहीं था। इंसान को एक बार सुंघा दिया, 2 बार सुंघा दिया, कभी कभी हेल्दी पर्सन रहता था तो मान लो ईथर ले लिया, तो क्या करता है, नर्व को ब्लॉक करता है। तो एनेस्थीसिया का सबसे बड़ा भी साइड इफेक्ट है कि मेमोरी लॉस भी होता है। मेमोरी लॉस, याददाश्त ही खत्म हो जाएगा उसका। साइड इफेक्ट इसका ये भी है, इसका साइड इफेक्ट खत्म हो, मेमोरी लॉस साइड इफेक्ट। तो ईथर का खोज हुआ था तो पहले ईथर सुंघा के होता था, क्या, प्रेगनेंसी जो महिला थी, चाइल्ड बर्थ होता था ईथर सुंघा के। लेकिन ईथर से बहुत बड़ा हानि होने लगा। क्या हानि होने लगा कि मान लो चाइल्ड बर्थ हुआ, ले ली, ठीक है, जो डोज होना चाहिए मान लो थोड़ा सा होना चाहिए, ले ली ढेर सारा, क्योंकि सूंघने वाला चीज है तो इंसान सूंघबे करेगा। तो उस समय क्या होता था कि पेशेंट जो माँ है सोई रह जाती थी, और सोई रह जाती थी तो सोते सोते खत्म, माँ का डेथ हो जाता था। ऐसा होता था पहले जब ईथर का उपयोग होता था। अब ना धीरे धीरे विकास होते होते सब कुछ अब, क्योंकि अब देखा है मोर्टेलिटी, जो माँ का डेथ होता है बच्चा के जन्म में, अब धीरे धीरे कम हो गया है, पहले ज्यादा था। नहीं सुना है गाँव देहात में, इसे या तो माँ को बचाया जा सकता है या तो बच्चा को।
ऐसा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, सब कुछ विकास हो रहा है। ईथर का खोज 1846 ईस्वी में कौन? विलियम टी.जी. मॉर्टन। ये भी कौन वैज्ञानिक है? इसका कौन डॉक्टर है? डेंटिस्ट डॉक्टर है, यहू डेंटिस्ट डॉक्टर है। देखो उसका भी उपयोग डेंटिस्ट में, इसका भी उपयोग डेंटिस्ट में। सबसे पहले एनेस्थीसिया का उपयोग देखो कहाँ हो रहा है? दांत वाला में ही हो रहा है। हाँ, डेमोस्ट्रेट ईथर एनेस्थीसिया एट जनरल हॉस्पिटल कॉल्ड ईथरडोम। जो ये वैज्ञानिक जो आती है डॉक्टर हैं, ये क्या किए कि सबसे पहले ईथर का उपयोग किए। उधर तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग हो ही रहा था, लेकिन अब ईथर का खोज हो गया, तो ईथर का उपयोग किए। किसमें? दांत को कबाड़ने के लिए, दांत को शून्य करने के लिए, दांत के भाग को पार्ट को शून्य करने के लिए, ताकि दांत को आसानी से कबाड़ा जा सके या आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जा सके, इसका उपयोग किए। तो सबसे पहले कहाँ उपयोग हो रहा है? कौन डॉक्टर यूज कर रहा है? डेंटिस्ट डॉक्टर। उसके बाद मॉडर्न एनेस्थीसिया 1847। अब ईथर के बाद आया क्लोरोफॉर्म। यहू पहले फिल्म नहीं देखा था कि रुमाल पर क्लोरोफॉर्म मारा, सुंघा के किडनैप करके चल गया, तो इसका उपयोग, क्लोरोफॉर्म का उपयोग भी होने लगा। जिसका खोज कौन किए थे? जेम्स यंग सिम्पसन। जेम्स यंग सिम्पसन। जेम्स यंग सिम्पसन इंट्रोड्यूस क्लोरोफॉर्म इन ओप्स। अब देखो दांत से अब कहाँ आ गया? ओप्स में, यानी कि चाइल्ड बर्थ में, प्रेगनेंसी में आ गया। प्रेगनेंसी में आया ना। जो सबसे पहले ट्विन बैक्टीरिया यूज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सबसे पहले, जैसे इंग्लैंड का शासन काल था, जब देश पर इंग्लैंड का राज था ना, तो उस समय विक्टोरिया ज्यादा नाम प्रसिद्ध होता था, नहीं था? रानी का नाम विक्टोरिया है, विक्टोरिया 1, विक्टोरिया द्वितीय, तृतीय, जो भी हो। तो सबसे पहले इस क्लोरोफॉर्म का यूज प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में जेम्स यंग सिम्पसन किए थे। उनका नाम क्या था? क्वीन विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। जो चाइल्ड बर्थ में कब? 1853 ईस्वी में, ओब्स में उपयोग होने लगा इसका। किसका? क्लोरोफॉर्म का। क्योंकि ईथर से क्या हो रहा था? पेशेंट का डेथ हो रहा था, वो सब दांत वाला उपयोग ज्यादा कर रहा था, लेकिन अब होना चाहिए तो अब क्लोरोफॉर्म का उपयोग। लेकिन इसमें भी यही केस आने लगा, जो पहले केस आ रहा था, इसमें भी अब वही केस आने लगा। उसके बाद है कार्ल कोलर 1884 ईस्वी में, किसका उपयोग किए थे? आई सर्जरी। अब ये डॉक्टर थे, आई सर्जरी में भी इसका उपयोग है ना। देखो एनेस्थीसिया कितना महत्वपूर्ण है। इंसान सोचता है कि छोटा चीज है, चलो हटाओ कोई बात नहीं, लेकिन देखो कितना बड़ा रोल निभा रहा है। दांत में बड़ा, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ में, उसके बाद आंखों में उपयोग होने लगा। देखो एनेस्थीसिया, आंख में भी इसका उपयोग होने लगा। उसके बाद नोवाकियन 1905 ईस्वी में डेवलप हुआ। देखो प्रोकाइनिन नोवाकियन, ये जो है ये क्या है? एनेस्थेटिक ड्रग्स है, एनेस्थेटिक ड्रग्स है। जो कब बना? 1905 ईस्वी में। क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब उधर बन गया। अब देखो यहाँ, उसके बाद नोवाकियन प्रोकियन कब बना? 1905 ईस्वी में। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में, यानी कि 1900 ईस्वी में, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया किसका भाग है? रीजनल का, जनरल का, रीजनल का ना, रीजनल का ना, भुला गया सब तो नहीं, घरे गया था। रीजनल का
चलो, एनेस्थीसिया कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, लेकिन मेनली यूज सबसे ज्यादा उपयोग 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? पहला जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा रीजनल एनेस्थीसिया, तीसरा जनरल, लोकल और रीजनल। बाद में चौथा है सिडेशन या ट्विलाइटिंग एनेस्थीसिया के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग इंडोस्कोपी में होता है। समझ रहा है? अब जिसका पहला पार्ट है जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया क्या है? यह एनेस्थीसिया पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है। किसमें इफेक्ट है? पूरे बॉडी को, कोई लोकल ऑर्गन नहीं, कोई लोकल अंग नहीं, पूरा बॉडी। जिसमें क्या होगा कि पूरा बॉडी को इफेक्ट करेगा, पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। किसी चीज में, जैसे जनरल है, लोकल में क्या हो रहा है कि कोई चीज को माइनर सर्जरी है उसमें उपयोग हो रहा है, तो पेशेंट को पता चलता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन उसका सेंसेशन नर्व ब्लॉक है और वो बोल नहीं पा रहा है, उसको पता चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, जनरल एनेस्थीसिया में पूरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है और पेशेंट कैसा है? अनकॉन्शियस। पूरे बॉडी का अफेक्ट और पेशेंट अनकॉन्शियस, कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जनरल एनेस्थीसिया में, जिसमें यानी कि जो अनकॉन्शियस है, पेशेंट गहरी नींद में चला जाता है। समझ रहा? अनकॉन्शियस होने पेशेंट कहाँ चल जा रहा है? गहरी नींद। नहीं होता है जैसे जब जाएगा ड्यूटी करने तो देखना वहां पर जो स्पाइनल वाला होता है या फिर कुछ होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, तो पेशेंट सूतेगा, उसको सब कुछ पता है कि मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलेगा। जो चीज होता है में कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, चुपचाप एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। किसमें हो रहा है? जनरल एनेस्थीसिया में। उसके बाद और इसमें क्या होगा कि बॉडी मूवमेंट क्या है? कुछ नहीं होगा। उसको तू कहेगा कि राइट घूमो लेफ्ट घूमो, कुछ नहीं, बस जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। किसमें? जनरल एनेस्थीसिया में। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? और उस समय क्या होगा कि पेशेंट को कोई पेन महसूस नहीं होगा, कोई दर्द नहीं। उसके बाद सर्जरी के प्रोसेस में भी कोई अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस में कोई याददाश्त नहीं रहेगा कि हमारा साथ क्या हुआ है। जिससे किसी पेशेंट को हाई डोज लग जाता है तो कुछ पता चलता है, खाना ही खाना रहता है तो खाना खाना चाहिए 4 पूरी, खा लेता है 8 पूरी, तो कच्ची होता है, ही जरता है और कभी कभी नोजिया में वोमिटिंग की तरह मन करता है, होता है कि ना? धुआं ढकार जिसको कहते हैं कि नहीं हो रहा, धुआं ढकार आ रहा है, तब अवेयरनेस भी हो जाता है। उसके बाद इसको नोज और माउथ से इनहेल किया जाता है या फिर वेन से इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ईथर किससे उपयोग हो रहा था? इनहेल करके। उसका भी उपयोग हो रहा था ना ओप्स में, इसका भी उपयोग है। जिसमें क्या होता है कि वेन को, जो वेन है 5 को वेन का नाम बताए थे ना, कौन कौन? सिफेलिक वेन, फिर डॉर्सल वेन, फिर बेसिलिक वेन, मीडियल क्यूबाइटल वेन और रेडियल वेन। 5 को वेन का नाम बताए थे ना, जो यही वेन है, इसी को सिफेलिक वेन है, इसी को वेन के नाम कुछ और बताए थे, डॉक्टर वेन और एनेस्थेटिक वेन। एनेस्थेटिक वेन का नाम इसी में सारा कुछ होता है। नहीं तो जहां तक पूरे बॉडी में वेन का जाल है कि नहीं है कि ना? अब जब इसमें नहीं मिलता है तो पैर में ट्राई करते हैं, अब पैर में ट्राई नहीं करते हैं तो यहाँ पर गर्दन के पास एक वेन होता है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जिसका उपयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो, ये जो जनरल सर्जरी है, जनरल एनेस्थीसिया है, इसमें उपयोग हो रहा है। पहला हेड का सर्जरी। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेन में ट्यूमर बन जाता है, लिम्फ नोड गांठ नहीं होता है, जो बिनाइन हो गया, मैलिग्नेंट हो गया, नहीं है, तो बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप लेता है।
तो जब कैंसर का रूप ले लेता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो उस समय कौन सा एनेस्थीसिया का उपयोग हो रहा है? जनरल एनेस्थीसिया का। उसके बाद बैक सर्जरी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या कुछ भी हो, कमर में दर्द चाहे कुछ भी हो, उसके लिए किसका उपयोग हो रहा है? जनरल एनेस्थीसिया का। उसके बाद हार्ट का सर्जरी, हार्ट का जो सर्जरी है दिल का, उसका भी उपयोग जनरल एनेस्थीसिया के द्वारा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर सर्जरी है, बिना कोई एक ऑर्गन के हम नर्व ब्लॉक कर देंगे तो होगा नहीं, क्योंकि उसका एक एक चीज, हार्ट है तो ब्लड का क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन कर रहा है, तो पूरे बॉडी में ना उसका तार बिछा हुआ है, तो खाली एगो मेन वहां का चीज को रोक के चाहेंगे कि हम कर ले एनेस्थीसिया। सब गलती किम जोंग की। तुमको आता कच्ची है। उसके बाद लंग का सर्जरी, लंग का सर्जरी में भी इसका उपयोग हो रहा है। किसका? जनरल एनेस्थीसिया का। उसके बाद एब्डोमेन का सर्जरी। इतना चीज में किसका उपयोग हो रहा है? जनरल सर्जरी का, जनरल एनेस्थीसिया का। इतना सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया का। उसके बाद है कुछ छोटा सा पॉइंट है इसी का, देखो छोटा सा पॉइंट कि किसको इफेक्ट कर रहा है? कंप्लीट अनकॉन्शियस, पूरे बॉडी को क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसका यूज किसमें हो रहा है? माइनर सर्जरी की मेजर सर्जरी? मेजर सर्जरी। मेजर सर्जरी में किसका उपयोग? जनरल एनेस्थीसिया का, जिसमें ब्रेन का सर्जरी, हार्ट का सर्जरी, लंग का सर्जरी, एब्डोमेन का सर्जरी, इस सब में जनरल। उसके बाद है कुछ ड्रग्स है जिसका उपयोग बहुत मात्रा में होता है। पहला है प्रोफॉल, सेवोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, ये सब ड्रग्स है, एनेस्थेटिक ड्रग्स है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद है गिवन बाय इनहेलिनेशन और आईवी, इंट्रावेनस, और इनहेलेशन माने सांस लेके कंप्लीट। अपना में कोई दिक्कत जनरल एनेस्थीसिया में? देखो ये मत सोचना कि जो हम रेडियोलॉजी है तो हमको नहीं पता होगा, तो कभी कभी ऐसा केस आता है कि कॉन्ट्रास्ट वाला केस में भी उपयोग करना पड़ जाता है, समझा। तो हर एक चीज में सब कुछ जरूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाएगा तो पूरे कोई तू सोचेगा कि हम एनेस्थीसिया है, ठीक है, तो क्या होगा कि तोरा से मल्टी टैलेंट पहले से वहां पहुंचा हुआ है और 2000 में खटने के लिए तैयार है, और तू सरकारी डिग्री लेके जाएगा तो अपना आपका स्टैंडर्ड है ना। हमने तो हर एक चीज का नॉलेज, यानी कि पैरामेडिकल, यानी कि पढ़ा लिखा कंपाउंडर है ना, पढ़ा लिखा कंपाउंडर, कंपाउंडर है, लेकिन हर एक चीज का नॉलेज रखना है। उसके बाद है रीजनल एनेस्थीसिया। इसका भी उपयोग, इस एनेस्थीसिया का यूज लार्ज एरिया, कैसा? छोटा नहीं, लार्ज एरिया, जिसमें आर्म हो गया, लेग हो गया और लोअर बॉडी। हाथ का सर्जरी, हाथ का सर्जरी, मान लो हाथ का भी कुछ भी हो रहा है, हाथ में एनेस्थीसिया देना। मान लो कि ह्यूमरस से किसी का टूट गया तो कैसे होगा? पूरा हाथ ब्लॉक करना होगा, तो यहाँ ह्यूमरस टूटा तो यहाँ पर करके होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि पूरा ब्लॉक करना होगा, पूरा एरिया में, लार्ज एरिया में, क्योंकि पूरा लिम्स है ना। और लोअर, लोअर यानी कि क्योंकि जो ओवरी यूट्रस किस में कहाँ होता है? लोअर एब्डोमेन में ही ना। होल एब्डोमेन का रीजन नहीं पड़ा था? राइट हाइपोकोंड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, तो नहीं सब भुला गया है। लोअर एब्डोमेन में ही ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब चाहे जो कुछ भी हो पाया जाता है। कहाँ? लोअर एब्डोमेन में। तो
रीजनल एनेस्थीसिया का उपयोग लार्ज एरिया के लिए उपयोग किया जाता है। लार्ज एरिया जिसमें आर्म होता है, लेग होता है और लोअर बॉडी यानी कि लोअर एब्डोमेन, ये वाला एरिया। उसके बाद जब हम रीजनल एनेस्थीसिया देंगे तो उस समय क्या होगा कि पेशेंट को पेन महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया का मतलब ही होता है पेन खत्म, दर्द निवारक, कोई दर्द नहीं। उसके बाद होता है चाइल्ड बर्थ। सबसे ज्यादा उपयोग चाइल्ड बर्थ में ही रीजनल एनेस्थीसिया का उपयोग हो रहा है। क्यों? और जनरल एनेस्थीसिया का हार्ट सर्जरी इस समय हो रहा है, लंग्स के सर्जरी, एब्डोमेन के सर्जरी। अब इसमें चाइल्ड बर्थ में हो रहा है ना। चाइल्ड बर्थ में किसका उपयोग? रीजनल एनेस्थीसिया का। और तो और हिप और नी सर्जरी। हिप माने अरे हिप ज्वाइंट ही वाला, कमर वाला पोर्शन, और नी ज्वाइंट यानी कि घुटना वाला, उसका भी उपयोग सर्जरी करने के लिए कौन सा एनेस्थीसिया का हो रहा है? रीजनल एनेस्थीसिया का। उसके बाद फुट का सर्जरी यानी कि जो फुट है उसका भी सर्जरी के लिए, और तो और कुछ ऐसे माइनर सर्जरी में भी किसका उपयोग हो रहा है? रीजनल का। और इसको हम इंजेक्शन और कैथेटर के द्वारा शरीर में क्या करते हैं? कैथेटर क्या होता है? स्मॉल ट्यूब होता है छोटा, जैसे आईवी जो हम लोग अति पढ़े थे अच्छी कैनुला, तो आगे भी एक ट्यूब था जो फ्लेक्सिबल ट्यूब था, पीवीसी का बना था, पढ़े थे ना। तो इसमें भी एक कैथेटर होता है, एक मान लो ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब होता है, सीधा इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसे दे दिया जाता है। इंजेक्शन के द्वारा भी, इंजेक्शन किसमें होगा? कौन में? 5 गो वेन में। अब 5 वेन में से मेन कौन था? सिफाइलिक वेन, भूलो नहीं, वही तो है एनेस्थीसिया के लिए मोस्ट, और ब्लड के लिए मीडियल क्यूबाइटल वेन, भूलो नहीं। यही दोनों का सबसे ज्यादा। और तो और मान लो किसी को इंजेक्शन देना है, ड्रग्स चढ़ाना है, तो डोर्सम का भी उपयोग करते हैं और मीडियल क्यूबाइटल का भी। मतलब यही 5 गो जो वेन है इसका उपयोग करते हैं सब कुछ में, या तो ड्रग्स हो या तो फिर एनेस्थीसिया देने के लिए। 5 ही वेन का ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? इसका उपयोग पहला है लार्ज एरिया को ब्लॉक करने के लिए। लार्ज एरिया यानी कि आर्म हो गया, लेग हो गया, फुट हो गया, नी का हो गया, हिप का सर्जरी हो गया, और ओब्स में यानी कि चाइल्ड बर्थ में रीजनल एनेस्थीसिया का। अब देखो रीजनल एनेस्थीसिया क्या करता है कि अफेक्ट करता है ब्लॉक सेंसेशन इन लार्ज एरिया। ब्लॉक सेंसेशन यानी कि सूचना का आदान प्रदान जो नस करता है उसको क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है। तो जब सब कुछ ब्लॉक हो रहा है, चुटियों काटे तो उसको पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? उसको कुछ पता चलेगा? एक तरह से मान लो जिंदा लाश है, कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ बंद। उसके बाद आर्म का, लेग का और लोअर बॉडी का। और यूज सी सेक्शन यानी कि डिलीवरी जिसको कहते हैं, तो आम भाषा में नहीं कहते हैं कि चीरफाड़ हो रहा है। बड़ा ऑपरेशन नहीं सुना है, और छोटा ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन का नाम सुना है, उसी को इंग्लिश भाषा में हम कहते हैं सी सेक्शन। तो बड़ा ऑपरेशन में क्या होता है कि किसी एरिया को काट के, मान लो लोअर एब्डोमेन है, तो इस एरिया को काट के बच्चे को सावधानी पूर्वक निकाला जाता है। और छोटा ऑपरेशन में क्या होता है कि जो पाथ होता है, वेजाइना होता है, उसके द्वारा बच्चा का जन्म होता है। और जन्म कराने के लिए 3 गो हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा
रिलैक्सिन, और तीसरा एक और है डोपामाइन। डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नहीं जानता है? जैसे ऑक्सीटोसिन स्रावित नहीं होगा तो माँ को पेन महसूस होगा, और जो पात है वो बढ़िया से नहीं है, खुलेगा ही नहीं तो बच्चा जन्म लेगा नहीं ना। और रिलैक्सिन हार्मोन, इसलिए कहा जाता है कि 18 बरस के बाद ही ब्याह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है वो 18 साल के बाद ही स्रावित होता है। समझ रहा है? काट दो। तो डीएनडी यही किया है, तो डीएनडी यही किया है। स्लीपिंग मोड ऑन करके कर रहा है, डीएनडी ऑन कर दिए। चलो ऑपरेशन समझ रहा है ना? सुनो ना, ऑपरेशन समझ रहा है ना? कौन कौन? बड़ा ऑपरेशन और छोटा ऑपरेशन। बड़ा ऑपरेशन में कोई एब्डोमेन रीजन एरिया को काट के बाहर निकाला जाता है, और छोटा ऑपरेशन में जैसे जो वेजाइना है, कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी होने में भी बच्चा को दिक्कत होता है, तो छोटा सा वेजाइना में कट लगा के बच्चा को बाहर निकाला जाता है। उसी को हम अपना गांव भाषा के देहाती भाषा में छोटा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। समझ गया? बड़ा मतलब कोई रीजन को काट के उसके बाद बच्चा को निकाला जाता है। और तो ऑर्थोपेडिक में, यानी कि वही हिप ज्वाइंट नी का कुछ भी हो वो किस में आएगा? ऑर्थोपेडिक। हड्डी वाला विभाग ऑर्थोपेडिक में, और ये ऑपरेशन वाला विभाग ओप्स में। और ये दो का उपयोग हो रहा है। उसके बाद रीजनल एनेस्थीसिया भी कई प्रकार होता है, 3 प्रकार के। पहला है, ऐसे दुए होता है लेकिन तीसरा भी एक और है। पहला है स्पाइनल और दूसरा एपिड्यूरल। स्पाइनल में क्या होता है कि इंजेक्ट इनटू स्पाइनल फ्लूइड। ये जो स्पाइनल एरिया है इसमें क्या किया जाता है? बड़ा नीडल होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट कराने के बाद जो फ्लूइड होता है उस एरिया में नीडल को पहुंचाया जाता है, उसके बाद ड्रग्स दिया जाता है, तब जाके ऑपरेशन का क्रिया पूरा होता है। ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। जो ये स्पाइनल है ना, इसी में इसको दिखाते हैं। क्या खत्म है? रुको ना, कहाँ इंजेक्ट किया जाता है? स्पाइनल फ्लूइड में। उसके बाद है नर्व ब्लॉक। इसमें क्या किया जाता है? टारगेट स्पेसिफिक नर्व क्लस्टर। जो नर्व है उसको टारगेट किया जाता है, क्योंकि जो सूचना का आदान प्रदान कौन कर रहा है? नर्व ही। तो नर्व को ब्लॉक कर देंगे तो सब काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैसेजे नहीं भेजेगा तो कुछ पता चलेगा कि हमको दर्द हो रहा है कि कुछ हो रहा है? नहीं पता चलेगा। तो टारगेट किया जाता है स्पेसिफिक नर्व को, नर्व क्लस्टर को। उसके बाद है गिवन अराउंड स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड है मेरुरज्जु, ऐसे ना होता है, क्या रहता है? तो इसमें फ्लूइड है, तो फ्लूइड में किसको भेजा जाता है? स्पाइनल नीडल को सीधा फ्लूइड में इंजेक्ट किया जाता है। जो लंबर स्पाइन होता है, नहीं होता है L4 L5, उसी में एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो उस एरिया में नीडल को इंजेक्ट किया जाता है। मान लो ये एरिया है, तो यहाँ इंजेक्ट किए, सीधा फ्लूइड में डालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि फ्लूइड आ रहा है कि नहीं। नहीं होता है। हाँ, कैथेटर नहीं, एक एकदम पतला एकदम नीडल होगा, बड़ा एकदम। ग्रुप में डाला हुआ था वीडियो, कोई डाला था ना, तो वो देखना, पतला एकदम नीडल होगा, सीधा स्पाइनल के फ्लूइड होता है उसमें लगाया जाता है। अब एपिड्यूरल है, ये कहाँ? स्पाइनल कोड में, और ये फ्लूइड में। और नर्व
नर्व समझ गया ना, नर्व वाला, क्यों? क्यों स्पेसिफिक नर्व क्लस्टर को टारगेट किया जाता है। उसके बाद है लोकल एनेस्थीसिया, दूगो खत्म। पहला था जनरल एनेस्थीसिया, जिसका उपयोग हम मेजर सर्जरी के कर रहे थे ना, जैसे हेड का सर्जरी हो गया, दूसरा, तीसरा लंग्स का सर्जरी, एब्डोमेन का सर्जरी, और इसका उपयोग हम ओप्स और गायनिक, जो ओप चाइल्ड बर्थ होता है उसका उपयोग कर रहे हैं, इसको भी लार्ज एरिया के लिए कर रहे हैं। और तीसरा है लोकल एनेस्थीसिया, जो अपने ही भाषा में जानते हैं लोकल एनेस्थीसिया, नहीं होगा गांव देहात का लोकल एनेस्थीसिया, जिसका उपयोग किसी भी स्मॉल पार्ट को सुन्न करने के लिए किया जाता है। एनेस्थीसिया माने होता है सुन्न करना या मूर्छित करना। तो कोई स्मॉल एरिया को छोटा सा कट लग गया, मान लो किसी का अंगुरिया कट गया, तो अंगुरी कटा तो हम पूरा चीज को थोड़े ब्लॉक करेंगे, उस एरिया को ब्लॉक कर देंगे जो वहां से नर्व निकला है, सेंसेशन पहुंचा रहा है ब्रेन को, उसी एरिया को ब्लॉक कर देंगे। तो उसमें क्या हो रहा है कि सुन्न कर दे रहे हैं। पहला बात, दांत निकालने के प्रोसेस में या स्टिच, टाका लगता है, टाका है ना, नहीं पढ़ा है? स्ट्रीचर पढ़ा है ना? स्ट्रीचर क्या प्रकार के? दो प्रकार के, मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट बाय टिश्यू के आधार पर होता है, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, तो टिश्यू के आधार पर। क्यों? हाँ, ऐसे मोनोफिलामेंट, बाइफिलामेंट या मल्टीफिलामेंट। क्यों? मोनो मतलब एक और मल्टी माने ढेर माने, एक धागा से उपयोग हो, मान लो ऐसे ऐसे एक धागा से, सीधा एक धागा से, और ये क्या था? एब्जॉर्बेबल था ना मोनोफिलामेंट। अब जो मल्टी फिलामेंट्स था वो एक पर एक, और ये क्या था? इन्फेक्शियस था, ज्यादा रहने पर इन्फेक्शन का चांस ज्यादा था और इसमें कम था, है ना? समझ में आया? इतना ना समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, पूछेंगे। पहला, दांत कबाड़ने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग हो रहा है, उसके बाद टाका लगाने के लिए लोकल एनेस्थीसिया का, और उसके बाद स्किन का बायोप्सी के लिए। या कभी कभी देखता है किसी का बाल कवड़ता है, ठीक है, तो बाल के लिए भी कभी कभी टेस्ट होता है। या फिर देखा होगा कि किसी किसी का कैंसर हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, तंबाकू खाने से कैंसर हो गया मुंह में, सिगरेट पीने से, देखो सिगरेट पीने से कहता है ना, सिगरेट पीने से एक चीज रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? डोपामाइन। डोपामाइन जो माइंड को रिलैक्स करता है। हाँ, देखो किसी चीज का साइड इफेक्ट भी होता है, लाभ है तो हानि भी है, लेकिन सिगरेट पीने से डोपामाइन का, चाय में निकोटीन पाया जाता है वो अलग है, लेकिन सिगरेट पीने का बात बता रहे हैं। टोनी बीड़िया सिगरेट पिए ना, चलो जो बात है वो खाली कहने के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि सिगरेट पीने से डोपामाइन का रिलीज होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब इंसान स्ट्रेस में होता है, चाहे कुछ भी हो, पारिवारिक कलह हो, चाहे घर का हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर कभी कभी नहीं देखता है डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते करते इतना स्ट्रेस में हो जाता है वो सोच नहीं पाता, अच्छा से नींद नहीं आता है, तो एगो सिगरेट मारेगा, डोपामाइन रिलीज होगा, माइंड रिलैक्स करेगा और परम सुख का अनुभूति होगा। लेकिन ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि पैकेट पर स्पष्ट शब्द में लिखा रहता है चेतावनी, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसका हम फायदा बता दिए कि सिगरेट पीने से डोपामाइन रिलीज होता है, जिसको हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना।
अब पिएगा रहेगा एक और पिएगा 5 गो तो कच्ची होगा नहीं। हमारे पूरे फैमिली हो चाहे कुछ हो, आज तक गुटखा खैनी पान कसैली कुछ का भी नशा नहीं है। हो गया हो गया। चलो लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग रुको 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 यहाँ से लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग फटाक से 2 नाम बताइए। कच्ची में भाई ऑपरेशन में लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग हो रहा है। हाँ तो पहले जैसे जैसे बताइए एक आध। हाँ दूसरा दांत कबाड़ लो इतना बढ़िया देखो, बस खाली ध्यान दो सब याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, घबराओ नहीं सब याद हो जाएगा। हर्ष कराओ, हर्ष कराओ। बताओ लोकल एनेस्थीसिया का उपयोग पार्टिकुलर के लिए नहीं, स्मॉल पार्ट के लिए, जिसमें पहला उपयोग है बोलो पहला दांत का, दूसरा दांत हो गया और दूसरा देखो पहला दांत और दूसरा स्टिच के लिए टाका लगाने के लिए देखो, और तीसरा है बायोप्सी के लिए। समझ में आ गया ना। देखो लोकल एनेस्थीसिया जो है सबसे ज्यादा जो ड्रग्स का यूज होता है वो है लिग्नोकाइन। लिग्नोकाइन सबसे ज्यादा ड्रग्स का उपयोग, लिग्नोकाइन का उपयोग लोकल एनेस्थीसिया में। समझ में आ रहा है ना। हाँ ये जो है लिग्नोकाइन ये ड्रग्स का नाम है जो सबसे ज्यादा उपयोग किसमें हो रहा है, लोकल एनेस्थीसिया में। समझ रहा है ना, सब समझ जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद है साइड इफेक्ट। किसी भी चीज का साइड इफेक्ट मोस्ट होता है। पहला है नोजिया और वोमिटिंग। यदि जो ड्रग्स है उसका डोज ज्यादा हो जाए तब हम कैसे पहचानेंगे कि डोज ज्यादा है और काम कर रहा है कि नहीं। तो पहला है नोजिया और वोमिटिंग, यानी कि जी मिचलना या फिर उल्टी होना। उसके बाद है ड्राउनेस, यानी कि असमान नींद और सतर्कता की कमी। नहीं हो जाता है कि इंसान सुतता है और सुतले सुतले कुछ बोले लगता है, उसको कुछ पते नहीं है, तो उसी को कहते हैं ड्राउसनेस। उसी को कहते हैं बड़बड़ाते रहता है कुछ। हाँ कुछ उसमें गाली भी देता है। हाँ कुछ उसको कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद है तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट एलर्जिक रिएक्शन, ये तुरंत प्रभाव देगा। ये सब का काम बाद में देगा, लेकिन जाते ही थोड़ा रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। एलर्जिक रिएक्शन बॉडी पर, स्किन पर क्या होगा, लाल लाल धब्बा होने लगेगा। मोनोसेफ इंजेक्शन है, उसको भी देने पर कभी कभी यहाँ लाल लाल इचिंग होने लगता है। पेशेंट कहेगा कि घबराहट हो रहा है या फिर उल्टी भी हो रहा है। छोटा सा दवाई है, उसका भी साइड इफेक्ट देखो। तो ये तो एनेस्थीसिया वाला है, यानी कि सीधा इंसान को बेहोशे करना है, आधा मौत एकदम। उसके बाद है ब्रीथिंग डिफिकल्ट,
और खासकर किस एनेस्थीसिया में? जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में खासकर ब्रीदिंग का डिफिकल्ट होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। समझ गया ना? साइड इफेक्ट देखो इतना ही है, इतना ही और है, लेकिन इतना मोस्ट है, काफी है। तत्काल प्रभाव तुरंत देगा ही, तनको डोज हाई होगा चाहे कुछ होगा, तुरंत प्रभाव देगा। उसके बाद है रेयर केस में, कभी कभी रेयर केस होता है, किसी का अपवाद भी हो सकता है, तो रेयर केस में क्या करेगा? नर्व को डैमेज करेगा। उसके बाद मेमोरी इशू, यानी कि याददाश्त भी कम नहीं हो रहा है, इंसान बड़बड़ाने लग रहा है, उसका मेमोरी का इशू हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है उसको। कभी कभी पेशेंट तो कोमा में भी चल जाता है। उसके बाद है अवेयरनेस अंडर एनेस्थीसिया, यानी कि कुछ आधा नींद में आधा जगल, कुछ हो सकता है, कि रेयर केस में आ रहा है। सबसे मोस्ट है नर्व का डैमेज, नर्व का डैमेज। उसके बाद है रोल ऑफ एनेस्थेटिक। एक एनेस्थेटिक का एमबीबीएस के बाद एमडी, एमडी के बाद पोस्ट करता है, उसके बाद एनेस्थेटिक बनता है। एमडी 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 हाँ, एमबीबीएस करेगा, एमबीबीएस करने के बाद पूरा बॉडी के जान जाएगा, ओकरा बाद एमडी करेगा किस में? एनेस्थीसिया में। उसके बाद पोस्ट करेगा, उसके बाद बनेगा एनेस्थेटोलॉजिस्ट। हमने तो एक तरह से क्या है, टेक्नीशियन कह सकते हैं, उसके साथ रह के काम कर सकते हैं। अब इसका रोल क्या है? तो पहला है एलिविएट पेशेंट बिफोर सर्जरी, चूज एनेस्थीसिया टाइप, डोज, और इतना है। पहला है एलिविएट। अब जैसे एनेस्थीसिया भी देने के लिए पेशेंट से पूछा जाता है, उसका हिस्ट्री लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। नहीं पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, कब से क्या हुआ है, कैसे कटा, क्या हुआ। मान लो किसी पुराना चीज है, पुराना लोहा है, उससे कट जाएगा तो डायरेक्ट एनेस्थीसिया नहीं देंगे, उससे पहले भी ट्रीटमेंट करेंगे। पुराना लोहा है, जंग लगल है, चितियाल है, तो टेटनस का भी संभावना हो सकता है, तो उससे पहले डायरेक्ट एनेस्थीसिया देके जो काम कर देंगे ना, उससे पहले सब कुछ किया जाता है, उसके बाद सब कुछ होता है। तो पहले उसको हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे। अब हम हिस्ट्री लेने के बाद अब हम खुद गणना करेंगे कि कौन सा एनेस्थीसिया देना चाहिए, कि जनरल देंगे कि रीजनल देंगे कि लोकले में काम चल जाए, कि खुद। और उसके बाद डोज, मेन है डोज, बगैर डोज के कुछ नहीं होगा। किसी को बुखार लगा है तो आज आया, रात में आया, सुबह खत्म हो गया, तो उसको डायरेक्ट तो डोलो नहीं ना दे देंगे, देखेंगे उसका टेम्परेचर कितना है और कितना नहीं। उसके बाद है अब ये तो बता, आई सर्जरी में कौन होगा? आई सर्जरी में, आई के सर्जरी में जनरल होगा। देखो कुछ माइनर सर्जरी में भी जनरल का उपयोग हो रहा था ना। तो कभी कभी ऐसा आता है कि मान लो आँख है, तो अब उसमें देखा जाता है कि क्या रेटिना है, उस पर खाली परत चढ़ा है, रेटिना है उस पर परत चढ़ा है, या पूरा आँख ही उसका खराब है। मान लो अगर परत खराब है तो उसको हम लोकल से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद है एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उसका हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल सारा कुछ मॉनिटर करते रहेंगे। नहीं तो फिर दे देगा, कुछ करवे नहीं करेगा, पता चलेगा कि उसका ब्रीदिंग रेट घटने लगा, अब पेशेंट कोमा में चली हो जाएगा।
या तो फिर मरियो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जो नॉर्मल एनेस्थीसिया था, जो जानना था जान गया। और कुछ बचा है एनेस्थीसिया में? है कुछ मेडिसिन का नाम? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनेस्थीसिया में। क्वेश्चन सेकेंड ईयर में पूछता है, कभी कभी तो फर्स्ट ईयर में पूछ देता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सेकेंड ईयर में ही पूछ देता है, ज्यादातर सेकेंड ईयर में पूछता है। हो सकता है मान लो फर्स्ट ईयर में पूछ दे तो क्या करेगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन सा ड्रग्स होता है जो इंट्रावेनस एनेस्थेटिक एजेंट है, जो आईवी के द्वारा दिया है। अब देखो, एक है बारबिटूरेट्स और एक है नॉन बारबिटूरेट्स। प्राइवेट दुकान पर जाएगा तो बारबिटूरेट्स अगर कहेगा ना तो नींद के दवा दे देगा, नींद का दवा ही है बारबिटूरेट। तो अब इसमें है कि बारबिटूरेट्स और नॉन बारबिटूरेट्स है। अब बारबिटूरेट्स में है थियोपेंटोन और मिथोहेक्सीटोन, और नॉन बारबिटूरेट्स में है केटामिन। केटामिन नहीं जाना है? केटामिन का नाम नहीं सुना है? 2 ml 4 ml देता है, आईवीए में देता है सब। उसके बाद है प्रोफॉल, इथोमोइल, ओफिड्स, बेंजोडाइजोपाइन्स और फिनोथायोजाइन। ये है क्या चीज? हाँ ठीक है, पता बेचारा को, बेचारा 4 दिन से टेंशन में है, पता ना क्या टेंशन है। मेहरारू भाग गया है वो। चलो हाँ कोई बात नहीं, MBBS से कम नहीं है। चलो पहला है बारबिटूरेट्स जो सीधा सुला देगा, और दूसरा है नॉन बारबिटूरेट्स जो नींद में भी आधा सुलाएगा आधा रख देगा। हाँ, नशा में रहेगा एकदम। इंसान धरती पर सबसे बड़ा वही जो पी के पड़ा। बारबिटूरेट्स यानी कि सीधा सुला देगा और ये जगा के रखेगा, जगा के रखेगा। यही दवा है जो सीधा वेन में इंजेक्ट किया जाता है। अब है इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया है। दो लाइन है बस, खत्म है। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन, स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या है? देखो 2016, 18, 20 इस समय पूछा हुआ क्वेश्चन है। उससे पहले भी तो पूछता है ना, रिफ्रेशर उठा के देख लेना। देखो हाँ देखो, एनेस्थीसिया जो है किससे मिलके किससे टूट के बना है? ओटी से। और जो रेडियोलॉजी है एक्सरे से। तो जब ओटी वाला उस समय था तो उसी समय ही पूछा था क्वेश्चन कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है, और वो भी पूछा था कि ड्रग्स का नाम बताओ, और यही पूछा है। इस बार जो आएगा ना एग्जाम देके तो तू क्वेश्चन देखना, उसमें जरूर ये सब मिलेगा। तो जो पढ़ रहा है ना ये सब मिलेगा। यहाँ तक कि सूचर्स भी पूछा था कि सूचर्स क्या है। जो सूचर्स पढ़ा है ना तो वो पूछा है कि सूचर्स क्या होता है। ये नहीं, यहाँ तक कि फ्रैक्चर पूछा है कि फ्रैक्चर कितना प्रकार का होता है, क्या है, सब कुछ पूछा था। जो कि रेडियोलॉजी का टॉपिक है, फ्रैक्चर पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, वही ना पढ़ेगा फ्रैक्चर के बारे में, हड्डी गुड्डी के बारे में। अब आया क्वेश्चन एनेस्थीसिया में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। देखो
ऐसा नहीं है कि सिलेबस एनास्थीसिया है तो कुछ में पूछ देता है, बिहार है, सरकार है, कुछ पूछ देगा। तो स्पाइनल एनास्थीसिया है या किसका पार्ट है? नाम बताओ, स्पाइनल एनास्थीसिया किसका पार्ट है? स्पाइनल एनास्थीसिया किसका पार्ट है? रीजनल का। बैठो, ऐसा ही बताओ, नहीं तब ये किसका है? रीजनल का। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्या है? इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एनास्थेटिक टेक्निक। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कौन है? स्पाइनल एनास्थीसिया। उसके बाद है इंडिकेशन, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में लोअर लिम्ब हो या पेल्विक हो, कुछ में भी है। जनरल सर्जरी में लोअर है, लोअर एब्डोमिनल है, प्रोसीजर में है, हर्निया के केस में है, या फिर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो, उसमें भी किसका उपयोग हो रहा है? स्पाइनल का। उसके बाद है ओप्स और गायनिकोलॉजी का ऑपरेशन में, और तो और यूरोलॉजिकल प्रोसीजर में। जो किडनी का फिल्ट्रेशन है, किडनी फिल्टर करता है किसके माध्यम से? फिल्टर करने के बाद यूरेथ्रा के माध्यम से कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है ना। तो जब उसी में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका ऑपरेशन करने के लिए किसका उपयोग होगा? उसके बाद है पोजीशन है, साइट है। साइट देखो, लोकल एनेस्थेटिक माइल्ड एक्शन स्पाइनल नर्व एंड डॉर्सो गैंग्लिया। डॉर्सो गैंग्लिया डॉर्सल वेन है ना, डॉर्सल इसी में होता है, L4 L5। उसके बाद है कॉमनली यूज ड्रग्स 0.5% हैवी बीपी वैक्स। एपिड्यूलर देखो, एक फ्लूइड में और एक स्पाइनल कोड में। उसके बाद है एनास्थीसिया। अब इसका कुछ उपयोग है, कौन कौन सा चीज लेके जाना है। उसके बाद इंजेक्शन देख लो खाली बस, और इसमें ड्रग्स है, इंट्राकेज, इंट्रावेनस, इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड भी चलेगा। कौन कौन आईवी फ्लूइड? आरएल, डीएनएस, एनएस और हेमासिन। आरएल, डीएनएस, एनएस, नॉर्मल सलाइन, हेमासिन, ये सब किसका है? पानी का नाम है, आईवी फ्लूइड। ये सब पानी का नाम है। एक दिन क्लास लेंगे आईवी फ्लूइड, उसमें बढ़िया से बता देंगे कितना सोडियम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब कब चढ़ाना चाहिए? पेशेंट हाइपर टेंशन है, हाइपोटेंशन है, तो क्या उन्हें आरएल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ये सब एक दिन बता देंगे। उसके बाद इंजेक्शन है, सोडा बाइकर्ब इंजेक्शन, इकोकॉर्लिन, मिफेंटिन, डोपामाइन। देखो है ना डोपामाइन, इसका भी उपयोग हो रहा है। उसके बाद है एड्रेनलिन, फिर एविल भी। कब एविल कब उपयोग होगा? जब पेशेंट को रिएक्शन करेगा तब। उसके बाद है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान अति होगा तो उसका ब्रीदिंग रेट में थोड़ा थोड़ा गिरावट आएगा, तो बाहर चीज से पाइप के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है मेंटेन करने के लिए। उसके बाद है कार्डियक मॉनिटर में बीपी मेजर करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर, सब कुछ मेजर करते रहेंगे। फिर एडवांटेज है, फिर कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन है, मोस्ट कॉमन है। इसमें देखेंगे कि उसका बीपी बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बीपी मेजर होता है ना। अगर वो मेजर नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि उसका ब्लड सर्कुलेशन लो हुआ कि हाई हुआ। उसके बाद रिस्पिरेटरी वाला जो है, उसके बाद नौजिया, वोमिटिंग, देखते रहेंगे, सब मेजर करेंगे। एनेस्थीसिया का क्लास